हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली एग्जामिनेशन यूपी आरवी यूएनएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम कुछ व्याकरण रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम शब्द, कुछ लोकोक्तियाँ, कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे। सो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कुछ सेशंस के लिए। सबसे पहला आप लोगों के लिए मैंने एक सेशन डाला था 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड हिंदी के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने वो सेशन देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो सेशन जाकर देख सकते हो। मैंने यूपी आरयूएनएल जेई के लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। वो प्लेलिस्ट पूरे के पूरे जितने भी सेशंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। उसके थंबनेल में आप यूपीपीसीएल जेई का एग्जामिनेशन का जो है वो ज़रूर देखोगे, बट उसमें जो सिलेबस मैंने कवर अप करवाया है वो सेम आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए भी सेम वही सिलेबस है। सो आप लोगों के लिए ये सारे सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी का समास मैंने इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 हिंदी के सेशन इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए, जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है अलंकार, विशेषण, समास, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक, सर्वनाम, कारक के भेद, वाच्य, ये सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स मैंने जो है वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप वो हिंदी के और जो 2 सेशंस हैं वो भी जाकर देख सकते हो। समाज का भी सेशन देख सकते हो और आज जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो देख सकते हो। तो ऑल इन ऑल आपके पास 4 सेशंस हैं जिससे आप हिंदी का अच्छे से रिविजन कर सकते हो, अपने ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल में आप लोगों को रीजनिंग आता है, सो रीजनिंग के लिए आप देख सकते हो 100 प्लस क्वेश्चंस का मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने नॉन टेक्निकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर अप करवाया हुआ है। सो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे टाइप्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने कवर अप करवाए। सो उसके लिए मैंने 2 सेशंस बनाए जो ऊपर आप देख सकते हो, कंप्लीट नॉन टेक्निकल एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये जो 2 सेशंस है इसमें आप लोगों को रीजनिंग जो है वो कंप्लीटली मिल जाएगा। सो वो सेशन देख सकते हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जीके, जिसमें स्टैटिक जीके अबाउट उत्तर प्रदेश सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आप लोगों को उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आप लोगों का वो एक सेशन से सारा उत्तर प्रदेश का जो है वो कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैंने 2 सेशंस डाले हुए रिसेंटली। एक है 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का, और एक है 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का। मतलब अभी तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर अप करवाए हुए हैं। ठीक है। देन नेशनल पार्क का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ के विनर्स अभी रिसेंटली जो है नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ट्रिक की मदद से मैंने एक सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो सेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसका मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो वो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि ये सेशन को आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। अगर आप लोगों की इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कोई सेशन चाहते हो बिफोर योर एग्जामिनेशन कल, सो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं आपके लिए कल वो सेशन डेफिनेटली लेकर आऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी का मतलब होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे बोला जाता है वाचाल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवरात्रियों का समूह विग्रह में कौन सा समास है। नवरात्रियों का समूह ये जो है ये विग्रह किया हुआ है कौन से वर्ड का? नवरात्रि का। सो ये कौन सा समास है ये बोला जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, और दूसरा पद उसी का विशेष्य होता है। सो जब भी आप लोगों को पहला पद ये संख्यावाचक विशेषण नजर आएगा, दैट मीन्स 9 यहाँ पर है, कोई भी नंबर यहाँ पे नजर आएगा तो वो होगा द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को समास कंप्लीटली पढ़ना है तो आप मेरा एक सेशन जो है मैंने इंडिविजुअली समास के ऊपर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कंप्लीट समास को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सेशन आप जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेवेन्यू का हिंदी पर्याय क्या है। ठीक है। सो हमें यहाँ पर बताना है कि रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है। सो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इंग्लिश वर्ड दिया हुआ होगा एंड उसका आपको हिंदी में मीनिंग बताना होगा। सो रेवेन्यू का हिंदी में वर्ड है राजस्व। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य
के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य इन दोनों को मिलाकर कौन सा समास जो है वो बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास जो है वो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है। कर्मधारय समास का डेफिनेशन क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद में विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, उसकी पहचान कैसी होती है कि उनका जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें है जो या फिर के समान इस तरह के कीवर्ड्स हमें देखने मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सपोज चरण कमल, आप इस चार्ट में देख सकते हो कमल के समान चरण। अब के समान आया, हमने विग्रह किया तो के समान आया, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। या फिर है जो, नील गगन, नील गगन है जो, तो है जो आया इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, सो जब भी हम विग्रह करते हैं और उसका जो मध्यम पद होता है वहाँ पे है जो या फिर के समान, ये अगर आप लोगों को नजर आएंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डैश परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने जीवन में कुछ भी उद्देश्य है हमारा, ठीक है, उसकी हमें पूर्ति करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसा परिश्रम करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो उसे बोला जाएगा, उसके लिए जो यहाँ पे शब्द करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, अथक। अथक मतलब कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, न थकने वाला परिश्रम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, उज्ज्वल में 2 बार ज आता है। ठीक है, आधा ज उसको कंप्लीट ज आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा ज दिया हुआ है। उज्ज्वल होता है इसलिए ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, इसलिए अशुद्ध शब्द जो हुआ वो उज्ज्वल हुआ, बाकी सारे जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्क्यूलर का हिंदी समानार्थिक शब्द कौन सा है? ये हमें बताना है। सो सर्क्यूलर को हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा हिंदी शब्द करेक्ट रहेगा। तो सर्क्यूलर को हिंदी में कहा जाता है परिपत्र। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के आपको कुछ वर्ड्स जो है जिसका हिंदी शब्द में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो आपको ये पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप कुछ इसकी लिस्ट जो है वो ध्यान में रख लीजिए कुछ शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इनमें से क्षणभंगुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सो हमें बताना है कि क्षणभंगुर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। क्वेश्चन को आप लोगों को प्रॉपरली रीड करना होगा, अदरवाइज आप रॉन्ग आंसर मार्क कर दोगे और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने करेक्ट किया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सही तरीके से रीड नहीं करने की वजह से हम आते हुए भी गलत सॉल्व करके आ जाते हैं। सो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो क्षणभंगुर मतलब क्या होता है? जो कुछ ही पलों में नष्ट हो जाने वाला। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या होता है? बेपरवाही, लापरवाही, ये होता है प्रमाद का मीनिंग, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप ऑप्शंस देखते हो, क्षणिक मतलब कुछ ही टाइम के लिए, अस्थिर मतलब कि जो कुछ टाइम बाद चले जाएगा, अस्थाई मतलब अगेन सेम मीनिंग, जो कुछ टाइम बाद जा सकता है। सो बाकी सारे पर्यायवाची शब्द है क्षणभंगुर के, लेकिन प्रमाद नहीं है। प्रमाद मतलब बेपरवाही, लापरवाही, ये सारे मीनिंग्स होते हैं प्रमाद के। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महोत्सव का संधि विच्छेद है। कौन सा इसमें से महोत्सव का संधि विच्छेद है, ये हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महा अधिक उत्सव। आ अधिक ऊ से होता है ओ, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महा अधिक उत्सव इज इक्वल्स टू महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? हमें बताना है इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिदिन। जिन भी लोगों ने मेरा समास वाला सेशन देखा होगा, डेफिनेटली उन लोगों को इसका आंसर आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिस समास के पूर्व पद में अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर आप लोगों को अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग अगर पहले पद में किया हुआ हो तो वो अव्यय भाव समास कहलाएगा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रति आया हुआ था, प्रतिदिन, प्रति ये एक अव्यय है जो कि पहले पद में आया हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जो
लिंग वचन कारक के काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, सो अव्यय कौन से होते हैं? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सारे क्या है? अव्यय है। ठीक है, सो जब भी आप लोगों को ये पहले पद में नजर आएंगे तो वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। आप जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, यथास्थान, आजीवन, प्रतिदिन, यथा समय, ये सारे अव्ययी भाव समास के टाइप्स हैं, उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दो टूक बात कहना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात करना। ठीक है, दो टूक बात कहना मतलब कि कम शब्द बोलकर कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ठीक है, थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात कहना, ये होता है दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभी पाक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंभी पाक का हमें क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरक। ठीक है, ऑप्शन सी नरक होता है कुंभी पाक का मीनिंग। ठीक है, इसी के अलावा कुंभी पाक के और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? यमलोक, यमालय, दुर्गति, ये है कुंभी पाक के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 दिन चले 2.5 कोस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ये कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस। सो इसका मीनिंग है धीमी गति से कार्य करना। ठीक है, जो बहुत धीमी गति से कार्य करता है उसके लिए कहावत होती है 9 दिन चले 2.5 कोस। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका मीनिंग क्या होगा? अवगुणी में और अवगुणों का आ जाना। ठीक है, अवगुणी में और अवगुणों का आ जाना मतलब अवगुणी था और उस पे और अवगुण आ गए, मतलब कि कुछ अवगुणी लोग हैं उसमें और अवगुणी लोग जब ऐड हो जाते हैं तो ये कहा जाता है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ है नेक्स्ट, गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करना। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। अधिक उधार से कम नकद अच्छा है। ठीक है, ये भी सिंपल सा है, ये भी आप लोगों को समझ गया होगा। ठीक है, सो ऐसी कुछ कहावतें आप लोगों को पूछी जाती है। सो आप लोगों को जो है मैंने हिंदी के सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर अप की है। तो आपने अगर वो सेशंस नहीं देखे होंगे तो वो आप सेशंस जाकर देख सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडिशनल चीज़ें रिलेटेड टू मुहावरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आपको वो सेशंस में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड में खास मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकट पर संकट होना। ठीक है, कोड में खाज का मीनिंग हो जाएगा, इस मुहावरे का मीनिंग होगा संकट पर संकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? हमें क्या बताना है? संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के लिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे कारक का भेद का जो है चार्ट नजर आ रहा होगा। क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। सो हमें यहाँ पे संप्रदान का पूछा था और संप्रदान का है को के लिए, इसलिए के लिए जो है वो परसर्ग है संप्रदान कारक का। ठीक है, कारक का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो कि मैंने बताया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एंड संबोधन, ये होता है कारक के भेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? डैश। सो हमें ये डैश में बताना है कि जो तैरती चलती है नाव उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरणी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे तरणी कहते हैं। नी जो है वो बड़ी मात्रा, ये ध्यान में रखना है, छोटी मात्रा नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत में कौन सा हमें विशेषण है ये बताना है। बहुत ये एक परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता हो उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है, बट
कुछ मात्रा का हमें बोध हो रहा है तो हम उसे कहेंगे परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अपादान कारक है? कौन से वाक्य में अपादान कारक है? अभी अपादान से मैंने आप लोगों को कहा था कि अपादान से क्या होता है? से अलग होना। कोई भी किसी वस्तु से अलग होने का बोध होता हो उस विभक्ति से हमें अपादान कारक हम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, मतलब हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, मतलब वो अलग हो रही है हिमालय से गंगा, तो यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपादान कारक का जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। जब भी किसी दो वस्तुओं का अलग होने का बोध होता होगा तो उसे हम अपादान कारक विभक्ति कहलाएंगे। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो है वो है राम ने रावण को तीर मारा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ अलग हो रहा है क्या? नहीं। मोहन से अब नहीं गाया जाता। ठीक है, ये भी कोई अलग हुआ क्या? कोई दो स्टेटमेंट्स अलग हुए क्या? नहीं। चाकू लेकर फल काटो, कुछ अलग हुआ क्या? नहीं। जब भी से, मैंने बताया था आप लोगों को, अपादान से अलग होना, से ये कीवर्ड से ही आपको ध्यान में रखना है। और से के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि दो चीज़ें, मतलब दो वस्तुएं अलग अलग हो रही है। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब कि वो हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति थोता चना बाजे गना का अर्थ क्या है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्ख व्यक्ति शेखी बघारता है। ठीक है, जो असमर्थ होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जब बातें करता है तब उसके लिए ये लोकोक्ति बोली जाती है, थोता चना बाजे गना। ठीक है, नॉलेज नहीं है फिर भी ज़्यादा बातें कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित परिणाम विशेषण नहीं है? ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैकड़ों लोग मारे गए। अब संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, निश्चित संख्यावाचक एंड अनिश्चित संख्यावाचक। और ये सैकड़ों लोग मारे गए ये आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं है। और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा निश्चित परिणामवाचक विशेषण नहीं है। पहले वाले सेगमेंट में अगर आप देख सकते हो 2 मीटर दिया हुआ है, निश्चित है, नंबर जो है वो एग्जैक्टली गिवन है। चाय में 50 ग्राम एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर गिवन है, एग्जैक्ट संख्या गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। देन ऑप्शन डी में अगर आप देखते हो तो 1 किलो, अगेन एग्जैक्ट जो संख्या है वो गिवन है। बट ऑप्शन सी में जो है सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों मतलब कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो तब हम बोलेंगे वो अनिश्चित परिणाम विशेषण है। इसलिए वही ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और उसके मुख्य जो है वो 8 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण एंड संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट जो है हम कुछ अबाउट प्रत्यय डिस्कस करेंगे। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या होता है? ये शब्द के अंत में जोड़ता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये प्रत्यय जो है ये वैष्णव शब्द है, वैष्णव, व में अ का जो है वो क्या आ रहा है? शब्द के अंत में ये प्रत्यय आ रहा है। मानव, व जब हम बोलते हैं तो ये प्रत्यय आ रहा है। उसी तरह अक भी क्या है? ये प्रत्यय है जो कि शब्द के कहाँ पर आता है? अंत में जुड़कर आता है। चालक, लक, अक। सो जब भी शब्द के अंत में जुड़कर कोई अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, सो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो भी क्रिया या फिर धातु के अंत में आते हैं, जो भी कुछ क्रिया के अंत में आते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। जैसा गाना, गाना एक क्रिया है और उसके साथ जो प्रत्यय आया है वो आया है वाला, उससे क्या बन गया है? गाने वाला। ठीक है, सो इसे कहेंगे हम कृत वाक्य। जब भी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को हम कृतवाक्य कहते हैं।
ठीक है, कृत प्रत्यय कहते हैं। उसी तरह तदिंत प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तदिंत कहते हैं। ठीक है, एंड इनके मेल से बने शब्दों को हम तदितांत कहा जाता है। जैसे मानव प्लस ता, तो क्या हुआ है, मानवता। ता ये क्या हुआ है, ये प्रत्यय लगा हुआ है। किसे लगा है ये, मानव क्या है, मानव एक प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, जब भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगता है तो उसे तदिंत प्रत्यय कहा जाता है, और जब क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है तो उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य प्रकार का चयन कीजिए। मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। सो ये कौन सा वाक्य होगा, ये होगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्यों हुआ ये, पर के वजह से। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जोड़कर बनते हैं उसे संयुक्त वाक्य हम कहलाते हैं। ठीक है, मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। पर ये एक योजक शब्द से जुड़कर वो जो दो सेंटेंस थे वो एक कंबाइन हो गया, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज वर्षा हो सकती है। इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। सो ये है संदेहवाचक वाक्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ होने का संदेह हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं सारे वाक्य और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, यह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। भारत एक देश है। ठीक है, मतलब हमें क्या हो रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, सो वो होगा विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है वो होता है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, मैंने दूध नहीं पिया, मतलब कि कुछ भी चीज़ होने का भाव प्रकट होता है, वो चीज़, वो कार्य नहीं होने वाला है। ठीक है, सो उसे कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या होता है, वह वाक्य जिस द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है। ठीक है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, मतलब कि हम किसी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य। भारत क्या है। ठीक है, देन है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है उसे कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। किसी को हम कोई ऑर्डर देते हैं, किसी को हम कोई काम करने बोलते हैं, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। कृपया बैठ जाइए। ठीक है, वो हो गया आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसका मतलब क्या होता है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। आहा कितना सुंदर उपवन है। आहा कितना सुंदर उपवन है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, किस ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया गया हो, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्यों में किसी की इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद का बोध होता हो उसे कहते हैं हम इच्छावाचक वाक्य। नव वर्ष में मंगलमय हो, ये क्या हुआ, किसी का आशीर्वाद हुआ है, किसी ने क्या किया है, एक अच्छी हमें आकांक्षा दी है, तो वो होगा हमारा इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता हो उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य, मतलब कि कुछ चीज़ होने का बोध होता हो। सोनू उधर रहता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ चीज़ होने का या फिर कुछ चीज़ पता होने का बोध होता हो, वो होता है संकेतवाचक वाक्य। लास्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। वहाँ क्या वह यहाँ आ गया, मतलब कि हमें कुछ होने का बोध हो रहा है, कुछ संदेह होने का बोध हो रहा है, क्या वह यहाँ आ गया। जिस तरह हमने भी ऊपर एक सेंटेंस पढ़ा, वो क्या था, आज वर्षा हो सकती है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट ऐसा हमें कुछ होने का बोध हो रहा है, वो होता है संदेहवाचक वाक्य। सो ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये थे कुछ वाक्य के प्रकार जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवयित्री। ये जो है ये करेक्ट शब्द है। य की मात्रा छोटी है और त्री की जो मात्रा है वो बड़ी है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो कवयित्री जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा से चला नहीं जाता यह किस वाच्य का उदाहरण है। सो ये है ऑप्शन सी भाववाच्य का उदाहरण। भाववाच्य क्या होता है, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता हो। जैसे जब भी ऐसा होता हो कि ये किया नहीं जाता, नहीं वाला जब भी आप लोगों को नजर आएगा भाव, तब होता है भाववाच्य, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी रिकमेंड किए कुछ वीडियोस हिंदी से रिलेटेड, उसमें मैंने ऑलमोस्ट हिंदी का सारा ग्रामर आप लोगों के साथ कवर अप किया हुआ है। सो आप वो सारे सेशंस जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों का हिंदी का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करना है तो। सो ये सारा वाच्य हुआ, विशेषण हुआ, समास हुआ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ये सारे वीडियोस में कवर अप करवाई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है। सो आपको वो सारे सेशन अगर आप देख लेते हो तो आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। एंड इसके अलावा कर्मवाच्य क्या होता है, कृतवाच्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं जाता मतलब कि जब भी आपको ऐसा निगेटिव सेंटेंस का बोध होता होगा तो वो कहलाएगा भाववाच्य, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का शब्द का बहुवचन क्या होता है। चिड़िया इस शब्द का हमें बहुवचन बताना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिड़िया, जिस पे चंद्र बिंदु बना हुआ है वो होता है चिड़िया का बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। अभी हमें वृक्ष का बताना है। वृक्ष का बहुवचन जो होता है वो वृक्ष ही होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, हमें ये बताना है। सो आंसर हो जाएगा श्रीमती। श्रीमती जो है वो अशुद्ध शब्द है क्योंकि ती की मात्रा जो है वो बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी सारे जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब हम यहाँ पे अगेन बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। सो आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जो है वो शुद्ध शब्द है। इसके अलावा यहाँ पे पुष्ट दिया हुआ है, पुष्ट नहीं होता है, पुष्ट होता है, ठीक है। देन है पर्याप्त। पर्याप्त होता है वो, पर्याप्त नहीं होता है, इन्होंने पर्याप्त दिया हुआ है, पर्याप्त होना चाहिए था वो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। लास्ट है ऑप्शन डी, व्रज भाषा दिया हुआ है। व्रज भाषा नहीं होती, वो ब्रज भाषा होती है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत है। तो शुद्ध क्या है, प्रदर्शनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहित ने धीरे धीरे काम खत्म कर दिया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। सो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि मोहित ने धीरे धीरे काम खत्म कर दिया, इनमें कौन सी क्रिया विशेषण है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशिष्टता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। एंड जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की विधि या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब भी कुछ भी कार्य होने का धीरे धीरे या फिर कोई विधि से या फिर कोई रीति से पता चलता है तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मोहित ने धीरे धीरे काम खत्म किया, मतलब कि कोई क्रिया करने की रीति बताई जा रही है, ठीक है। सो यह हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अगेन मैं कहना चाहूँगी कि क्रिया विशेषण भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप वो जो 2-3 सेशंस मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए आप सारे जाकर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। मतलब हमें यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। मन की उपमा किससे दी गई है, ठीक है। सेकेंड लाइन अगर आप पढ़ते हो तो क्या बोला है, नाचता है मोर सा मन, किससे की है उन्होंने उपमा, मोर से की है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, वो है अनुप्रास अलंकार। आप लोगों को मैंने अलंकार भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्या होता है अनुप्रास अलंकार,
किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और यहाँ पे घन 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 ये बार बार आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगर आप अलंकार भी पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को सेशंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है? ठीक है, बेसुध है मन, भीगा बदन बेसुध है मन, तो क्या कहना है कवि का? कि वो मस्त हो जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य। मतलब लिपट कर सो जाने का हमें क्या बताना है, इसका मीनिंग क्या है? लिपट कर सो गया मतलब कि वो छिप गया है। ठीक है, मेघों से लिपट कर सो गया मतलब कि मेघों में वो क्या हुआ है, बादलों में वो क्या हो गया है, छुप गया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छिप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनीष खाना खाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सो आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। ठीक है, मतलब कि कर्म का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एंड इसमें जो असर पड़ता है वो कर्ता पर नहीं पड़ता है, वो कर्म पर पड़ता है। मनीष खाना खाता है, इसमें खाना जो है ये क्या है? कर्म है। ठीक है, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जब भी कर्म का होना ज़रूरी होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनीष खाना खाता है, इसमें जो है ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसमें खाना जो है वह क्या है? कर्म है। खाना क्या है? कर्म है और उसका होना जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। मनीष खाता है, अगर मैं इतना ही सेंटेंस बोलूँ तो वो क्या मीनिंगफुल सेंटेंस होगा? नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, कर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है? कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करते हैं कि राधा पढ़ती है। ठीक है, अगर मैं राधा को एलिमिनेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? पढ़ती है। तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। पढ़ती है क्या? कौन पढ़ती है? राधा। जब भी कर्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? अपूर्ण क्रिया होता है कि जहाँ पे क्रिया पूर्ण न होने का बोध होता है वो कहलाता है अपूर्ण क्रिया। ठीक है, वह खाना बना रही है, कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता कि क्रिया पूर्ण हुई है या फिर नहीं, उसे कहेंगे हम अपूर्ण क्रिया। एंड प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कि जब कर्ता स्वयं काम न कर कर किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कि खुद ना करते हुए किसी को काम करने की प्रेरणा देना, इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये जो सेंटेंस था ये सकर्मक क्रिया का था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बुरा सुगंधित उत्तरी पूर्वी प्राचीन आदि विशेषण किस प्रकार के? अगर आप ये वर्ड्स देखते हो, कुछ कीवर्ड्स, अच्छा बुरा सुगंधित, ये क्या है? एक प्रकार के गुण है। ठीक है, सो जब भी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध करवाता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बलशाली, पुराण, नया, तीक्ष्ण, कमजोर, मोटा, दुर्बल, पठारी, अच्छा, बुरा। ठीक है, सो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें गद्यांश को पढ़ना है और हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहले, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे समय तक ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे समय तक ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, जब भी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे लंबे समय तक जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ पे आप थर्ड लाइन में देख सकते हो, थर्ड लाइन में आप देख सकते हो क्या सेंटेंस दिया हुआ है हमें?
हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन में एक दूसरे से अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। तो हवा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या दी जा रही है, हवा अगर लंबे समय तक रहेगी तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है। सो जब भी संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सो लंबे समय तक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, विनिमय का अर्थ क्या है। अभी हमें यहाँ पर सेंटेंस में विनिमय ये शब्द यूज किया गया है। सो विनिमय मतलब होता है लेना देना। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये सेकेंड पैराग्राफ में इसकी जो है बात की गई है विनिमय की। क्या बोला है, वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती है, मतलब कि आने जाने की काम करती रहती है। विनिमय मतलब कि क्या होता है, लेना देना। ठीक है, एक्सचेंज होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। ठीक है, अगर आप इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, इसमें बार बार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, सो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा। सो वातावरण का हमें विग्रह भी बताना है और समास कौन सा होगा ये भी बताना है। सो वातावरण का विग्रह होगा वात का आवरण। क्या होगा, वात का आवरण। सो ये होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। वात का आवरण ये तत्पुरुष समास होगा। जिस समास में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार तत्पुरुष समास के और फर्दर टाइप्स होते हैं जो कि आपको समास के टाइप्स में समझ आ जाएगा। अगर आप वो सेशन जाकर देखोगे समास वाला तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर कारक चिन्ह का, को, के लिए, में से आदि अगर ये सेंटेंस अगर विग्रह करने पर यूज किए जाते हैं तो वो कहलाता है तत्पुरुष समास। यहाँ पे का जो है ये कारक चिन्ह का यूज किया हुआ है, वात का आवरण। जब हम वातावरण का विग्रह करते हैं तो उसका विग्रह होता है वात का आवरण। ठीक है, इसलिए तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू हिंदी जो कि आपकी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग और भी हिंदी को अपनी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप लोगों को थोड़ा व्याकरण जो है वो थोड़ा वीक है, अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और ऑलमोस्ट सारे टाइप्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है ऑलरेडी कि चैनल पे 3 से 4 सेशंस जो है वो हिंदी रिलेटेड अवेलेबल है, तो आप वो सारे सेशंस देख सकते हो। आप लोगों की एग्जामिनेशन वो बस 2 दिन में होने वाली है। सो अगर आप देख लोगे तो आपका हिंदी का अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए कल मैं आपके लिए एक और सेशन लाने वाली हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।